हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता इस हिंदी व्याकरण सीरीज जो हमने शुरू कर दी है, इसमें लेकर आई हूँ वर्ण विचार। वर्ण विचार को कल हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं उसके एमसीक्यूज। तो सबसे पहले तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कैसे हैं, और जो प्रीवियसली हमने दो चीज़ें पढ़ी, भाषा और व्याकरण और साथ ही वर्ण, अच्छे से समझ में आ गया या नहीं, कोई मुश्किल है तो कहाँ है, और अगर समझ में आ गया है तो फिर बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू करने वाली हूँ आज वर्ण विचार। एक छोटा सा क्विक रिवीजन में आपको बता देती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की एक सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। स्वर और व्यंजनों में विभाजित होते हैं ये वर्ण। साथ ही साथ अ से लेके अ तक कहलाते हैं स्वर, जिनसे बनती है मात्राएं, जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। का से लेके ह तक होते हैं व्यंजन, और व्यंजनों के भी तीन भाग होते हैं, जैसे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। साथ ही साथ छ, त्र और ज्ञा ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार की से इन सारे शब्दों को वर्णों को जब हम क्रमबद्ध रूप से रखते हैं तो बनती है हमारी वर्णमाला। भाषा और व्याकरण ये भी हम कर चुके हैं। व्याकरण के ही एक खंड को हमने अब आगे बढ़ाया है। व्याकरण तीन प्रकार की होती है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर कोई वीडियो स्किप हो गया हो वर्ण विचार का, भाषा या व्याकरण का, तो प्रीवियसली जाके पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप लिंकअप करके चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैं शुरू करती हूँ वर्ण विचार, जिसके एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर मैं आई हूँ। ये भी काफ़ी हद तक आपकी मदद करेंगे वर्ण विचार को ठीक तरह से समझने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे सकते हैं। तरीका वही है कि अगर आप का खा गा गा नहीं लिख सकते, आप 1 2 3 लिख दीजिए, नहीं तो आप का और उसके सामने सही उत्तर लिख के मुझे भेजते जाइए। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? पद होते हैं, वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं या फिर वर्ण होते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसको आप उससे अधिक छोटे भाग में विभक्त नहीं कर सकते। उससे छोटा आप उसको ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। जी हाँ, तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण से छोटा भाषा में कुछ नहीं है। इसके बाद जो भी बनता है, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्य से पद, फिर पैराग्राफ, कहानी, नाटक, उपन्यास और पूरी शब्दों की दुनिया। तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? ध्यान दें, स्वर नहीं है। तो मैंने अभी आपको बातों ही बातों में बताया कि आ से लेके औ तक होते हैं स्वर, जो कि संख्या में होते हैं 11। ठीक है, अम और आहा को हम ना तो स्वर कहते हैं ना ही व्यंजन में रखते हैं, वो होते हैं अयोगवाह। ठीक है, ना जो पूरी तरह स्वर है और ना ही जो व्यंजन है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि स्वर नहीं है। अ, ओ, उ, ज। तो ये तो बहुत मुझे लगता है बच्चों वाला सवाल हो गया। अगर आपने वर्णों को अच्छे से पढ़ा है तो आप फट से बता देंगे कि घ वाला यानी कि जा स्वर नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? याद रखिएगा, ये व्यंजन खाने पीने वाला व्यंजन नहीं, ये स्वर और व्यंजन यानी कि हमारे वर्णों का एक प्रकार है। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेके ह तक के जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क, च, ट और ए, कौन सा इसमें व्यंजन नहीं है? तो बिल्कुल सही, ए इसमें व्यंजन नहीं है, क्योंकि अ से लेके औ तक के वर्ण स्वर कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की ओर। स्वर वर्गों में कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? पहले बताती हूँ आपको सही उत्तर, और उसके बाद करेंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा। तो 3, 4, 6 और 7 कितने होते हैं? आपके कमेंट बॉक्स में फटाफट से जवाब आते जाने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे वर्ण हैं, जो हमारे स्वर हैं, उनके 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बहुत जल्दी से सोचकर बताइए। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जो कम समय में बोले जाए, दीर्घ जो उससे दुगने समय में, और जो उनसे भी दुगने समय में बोले जाते हैं वो होते हैं प्लुत स्वर। तो ये भी यहाँ पर हमारा प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। हिंदी में
व्यंजनों की संख्या कितनी है? भाई अगर खाने पीने की व्यंजन की बात करूं तो अनगिनत यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि इतने सारे व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ बात करनी है हमें अपने वर्णों वाले व्यंजन की, तो फटाफट से संख्या में बता दीजिए। 37 यानी कि 37, 36 यानी कि 36, 38 यानी 38 और 35 यानी कि 35। तो आपको फटाफट से बता देना है कि कितने होते हैं। जी हाँ, तब तक तो आप लोगों ने उंगलियों पे ही गिन लिए होंगे या फिर आपको श्योर होगा। तो व्यंजन 37 होते हैं, 37 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात सिर्फ व्यंजन की हो रही है, इसलिए ध्यान रखें स्वर इसमें नहीं जुड़े हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वे कहलाते हैं क्या? स्वर, व्यंजन, मात्रा या फिर प्लुत स्वर। जिनमें अधिक समय लगे, बहुत ज़्यादा बोलने में जिन्हें टाइम लगता है, वो कौन से होते हैं? तो जी हाँ, वो होते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर में ज़्यादातर कौन से उच्चारण होते हैं? जो मंत्र और श्लोक आदि बोलते समय हम जो थोड़ा सा खिंचाव के साथ बोलते हैं, जैसे अगर आपको ओम नमः शिवाय बोलना है तो आप ओम नमः शिवाय जो बोलते हैं ना, जो थोड़ा सा खींचते हैं ओम को, वो उच्चारण वहाँ पर प्लुत स्वर कहलाता है। नमः शिवाय जो हम बोलते हैं, तो नमः को जो हमने खींचकर बोला वो भी प्लुत स्वर है। तो ऐसे वर्णों को, ऐसे शब्दों को जो हम थोड़ा सा खींचकर बोलते हैं, अधिक समय लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को छूती है, मैंने आपको कल करके भी दिखाया था, ये हमने एक अभ्यास किया था कि जैसे जैसे हम उनको बोलेंगे तो जो हमारी टंग है वो फटाफट मुंह के चारों भागों को टच करती है। ऐसे बोलने वाले व्यंजन, ऐसे बोलने वाले जो स्वर वर्ण हैं वो कौन से हैं? तो वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिन्हें बोलते समय यानी कि संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा संयुक्त व्यंजन तो भाई व्यंजन है ऊपर, यहाँ पर बात कुछ और ही हो रही है। फिर स्पर्श व्यंजन जिन्हें बोलते समय जिह्वा चारों भागों का स्पर्श करती है। ऊष्म जिन्हें बोलने में मुंह से थोड़ी सी गर्म वायु निकलती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क से लेके म तक के जो वर्ण होते हैं उनको बोलते समय जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी टंग है, वो फटाफट फटाफट मूव करती है, तो उन्हें इसलिए कहा जाता है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है टच। ठीक है, तो स्पर्श करने वाले वो व्यंजन होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? एक से अधिक व्यंजन। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर लिखना है संख्या। ठीक है, तो मैंने एक को लिखा है आधा और दूसरे को लिखा है पूरा, तो ये क्या है ये आपको बताना है। स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो बताइए कि ये क्या कहलाएगा? तो ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे सारे ही संयुक्ताक्षर दिए हुए हैं। ये देखिए स्वर, यहाँ पर व्यंजन और यहाँ पर ये, इनमें खुद भी एक एक संयुक्ताक्षर लगा हुआ है। ध्यान दें, संयुक्ताक्षर अलग चीज़ है, संयुक्त व्यंजन अलग चीज़ है। तो शब्दों में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। विसर्ग का चिन्ह है, ये जो ऊपर दिया है ये उदाहरण चिन्ह होता है, ये चंद्रबिंदी कहलाती है, ये जो चिन्ह है, और नीचे अल्प विराम है। तो आपको बताना है कि इसमें से विसर्ग का चिन्ह कौन सा है। तो ये तो बहुत, संस्कृत भी आप पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए। जो दो बिंदियां हम लगाते हैं ये विसर्ग का चिन्ह कहलाता है। स्वरों के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? भाई जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन जो हमारे स्वर हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, ये अब आज़ाद हो चुके हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा इस प्रश्न के आधार पर। तो स्वरों के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है किसकी? स्वरों की ही, व्यंजन की, मात्राओं की, या फिर किसी की नहीं? तो देखते हैं सही जवाब क्या कहता है। सही जवाब कह रहा है कि भाई किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वरों का उच्चारण होता है वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है, उसको बोलने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जो बेचारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों पर डिपेंड होते हैं, वो उनको बोलने के लिए हमेशा हमें कोई ना कोई स्वर बोलना पड़ता है साथ में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर वर्ण विचार पाठ को पूरा किया
पूरा सारा कुछ हम यहाँ पर वर्णों से संबंधित बातें जान चुके हैं। वर्णों से संबंधित पाठ जो था वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब वर्णों को लिखना पढ़ना उनके प्रकार आप सीख जाएंगे तो जो एक कॉमन सी हिंदी की मिस्टेक सभी बच्चों के साथ होती है कि वो सही लिख नहीं पाते हैं। इस अध्याय को अच्छे से समझने के बाद आप व्यंजन जो वर्तनी है उसकी गलतियाँ बहुत सारी तो कम कर ही देंगे, लेकिन अगर आप कोई नया शब्द भी लिखते हैं तो आप इसके आधार पर लिख सकते हैं कि भाई अनुस्वार कहाँ आएगा, अनुनासिक कहाँ आएगा, चंद्र बिंदी कहाँ लगेगी, अल्प विराम कहाँ लगेगा, अर्ध विराम कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। साथ ही वर्तनी की अशुद्धि होने पर आपकी एग्जाम में भी गलतियां कम होंगी, नंबर अच्छे आएंगे। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और जिसमें वर्ण विचार पाठ जो है वो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर आज हमने ख़त्म किया वर्ण विचार। अगले हम अपने वीडियो में बहुत नया कुछ देखने वाले हैं, तो अपने एक्साइटमेंट को, अपने उत्साह को बना कर रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, लेकिन उसके पहले बहुत छोटा सा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना केवल सिर्फ आपकी कक्षा बल्कि कक्षा 7 से लेके 12वीं तक के हर एक विषय, हर एक कक्षा के ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड हो, हर एक के हर एक कक्षा के हर एक विषय के ढेरों खजाने की तरह वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं। आवश्यकता है बस उसमें से अपने काम का खजाना ढूंढने की और उसको देखने की। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो सीयूईटी, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स आपको लिए जो आने वाले समय में देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसके भी यहाँ पर वीडियोज़ मौजूद हैं। आप यहाँ से भी देखकर उसकी तैयारी कर सकते हैं। ओलंपियाड्स हो या स्पोकन इंग्लिश, उसके लिए भी आप यहाँ पर अपने आप को तैयार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए, भेज दीजिए, चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। हम हर जगह हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि व्याकरण को अगर आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को और अपने आसपास जो बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, उनको भी आप इन गलतियों से जो निरंतर होती हैं हिंदी लिखते समय, उससे बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महान पुण्य का काम होता है, किसी को भाषा का सही ज्ञान देना। तो बस लगे रहिए इस महायज्ञ में मेरे साथ। एक दिन ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल शुद्ध वर्तनी और साथ में हिंदी की शुद्ध प्रयोग के साथ इस भारत में अपना स्थान बना पाएंगे। तब तक मिलती हूँ, मेरे अपने वीडियो का इंतज़ार कीजिए एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।